नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कोर्स में आज का हमारा 11वां लेक्चर है, जिसमें हम बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि के विषय में चर्चा करेंगे और यह इंटेलिजेंस के टॉपिक का दूसरा लेक्चर होगा। हमने पिछले टॉपिक में कुछ थ्योरीज़ पढ़ी थी। आज हम इस लेक्चर में भी कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण थ्योरीज़ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आप अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम प्रतिदिन जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं उनको PDF या JPEG इमेज के फॉर्म में वहां पे अपलोड करते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज देखें कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले गिलफोर्ड 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब गिलफोर्ड ने एक 3D मॉडल दिया इंटेलिजेंस का, वो किस प्रकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम वार्नेन का जो पदानुक्रम का मॉडल है या हायरार्किकल मॉडल है उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम स्टैनबर्ग ट्रायर्किक मतलब इनने 3 स्तरीय एक मॉडल दिया, उस पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले गिलफोर्ड की बात करें तो इनके मॉडल में इनने 3 आयामों को वर्णित किया है, मतलब 3 तरीके के डायमेंशंस को बताया है। जो 3 डायमेंशंस वो इस प्रकार है, सबसे पहले ऑपरेशन, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद प्रोडक्शन। तो ऑपरेशन में मुख्य रूप से सोच का कार्य होता है कि जो भी चीज़ आप कोई देखते हैं तो उसको देख के आप जो भी आपके दिमाग में पहली थॉट आए उसके बारे में थिंकिंग की बात आएगी। उसके बाद कंटेंट मतलब उस विचार के साथ जो भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो भी टर्म्स का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बात की जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग में मुख्य रूप से आप अपने आइडियाज़ को, अपने खुद के व्यक्तिगत विचारों को का जनन करेंगे, मतलब आपको जैसे भी किसी चीज़ को देखेंगे सबसे पहले हम सोचना आरंभ करते हैं, फिर उस सोच के अनुसार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों और सोच के साथ ही हमारे कुछ विचार भी उसी क्षण मतलब उत्पन्न होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस एंड डिवीजन एंड सब डिविजन्स लीड टू ओवर 100 फैक्टर्स, मतलब आयामों और उपविभाजनों, जो भी यहाँ पे हमने कुछ डायमेंशंस की बात करी, जो 3 डायमेंशंस की हमने बात करी, इनके कुछ सब डिविजन्स हैं। जैसे ऑपरेशन के कुछ अलग सब डिविजन्स हैं, कंटेंट के अलग हैं, प्रोडक्शन के अलग हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लगभग 100 के आसपास कारक या फैक्टर्स को जन्म देते हैं और इनमें से बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिकली एग्जामिन भी कर सकते हैं, हम उनको प्रयोगात्मक रूप से देख भी सकते हैं। चलिए बात करें तो ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट्स अ मेजर इंटेलेक्चुअल फंक्शन। अभी हम जो डायग्राम देखने वाले हैं, यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये गिलफोर्ड मॉडल का डायग्राम है कि गिलफोर्ड ने किस प्रकार अपने मॉडल को कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन में विभाजित किया। तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक जो हमने देखा कि प्रत्येक ब्लॉक एक प्रमुख बौद्धिक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक कार्य को उप कार्यों में विभाजित किया गया है, मतलब आप देखें तो ब्लॉक्स हैं, फिर सब ब्लॉक्स हैं, मतलब एक बहुत बड़े ब्लॉक के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उसका हम हर चीज़ का सब डिवीज़न देखेंगे। लगभग इसीलिए ये 100+ हो जाते हैं। जितने भी इंटेलेक्ट हैं, जितने भी बुद्धि हैं, जितने प्रकार के भी, तो उसके अलग अलग आयामों को लगभग 120 हो जाते हैं ये। तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंट्रैक्शंस, मतलब जितने भी प्रकार के यहाँ पे संभावित परस्पर क्रियाएं हो सकती हैं वह 120 हो सकती हैं। दिस वे गिलफोर्ड आइसोलेटेड 120 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इस प्रकार इनने 120 प्रकार की बुद्धियाँ, मतलब जो इतने प्रकार के लोग बुद्धि लगा सकते हैं, इतने प्रकार के इंटेलिजेंस हो सकती है लोगों के अंदर, उसकी चर्चा की है। चलिए एक बार हम इस मॉडल को समझ लें। एक क्यूब होता है जिस प्रकार से, तो यह एक क्यूब मतलब एक घन की तरह है जिसमें आपको लेंथ, विड्थ और हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगी। तो अगर हम किसी भी एक डायमेंशन को पकड़ लें तो अगर लंबाई में यहाँ पर तो हम कंटेंट में देखेंगे लंबाई में जो कि है कि विजुअल, ऑडिटरी, सेमेटिक, सिंबॉलिक एंड बिहेवियरल। वहीं हम ऊंचाई में देखें जिसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं तो यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। वहीं हम ऑपरेशंस में देखें मतलब हम जो क्रिया करते हैं तो उसमें एवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि कंटेंट के अंतर्गत जितने भी हमने फैक्टर्स लिए हैं उनके क्या महत्व हैं, फिर प्रोडक्शन के और साथ ही ऑपरेशन के। सबसे पहले अगर हम बात करें कंटेंट फीचर की, तो गिलफोर्ड मॉडल का जो स्ट्रक्चर है कंटेंट फीचर की बात करें तो इनने 5 आयामों को लिया है। कंटेंट में मुख्य रूप से इनने 5 आयामों को लिए हैं। कंटेंट मुख्य रूप से सूचना का व्यापक क्षेत्र जिस पर मानव बुद्धि संचालन लागू होती है, मतलब मुख्य रूप से कंटेंट क्या है, अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच द ह्यूमन इंटेलेक्ट अप्लाइज ऑपरेशंस। मतलब एक हमारी बुद्धि है जो एक बहुत बड़ी एरिया है। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, सबसे पहले कंटेंट मतलब जो भी हमारे आसपास मौजूद है जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा, जिस पर हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो वर्क करेंगे।
तो व्हेन वी सी एनीथिंग, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन परसीव थ्रू सीइंग, मतलब जो भी हमने देखा हमारी नज़रों के माध्यम से, हमारे देखने के माध्यम से कोई जानकारी हम तक आएगी। इसके अलावा सुनने वाला भी ऐसा ही होगा कि कोई भी चीज़ हम सुनेंगे तो श्रवण के माध्यम से सूचना हमारे पास आएगी। जैसे मैं आपको ये वीडियो सुना रहा हूँ, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब यहाँ ऑडियो विजुअल दोनों का ही उपयोग हो रहा है। आप विजुअली देख रहे हैं जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और जो ऑडियो है उसके माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो आप इन्फॉर्मेशन को देख के भी परसीव कर रहे हैं और सुन के भी परसीव कर रहे हैं। तो ये हमारे कंटेंट के अंदर है कि आई एम प्रेजेंटिंग यू कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी फॉर्म। उसके बाद सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, मतलब आपने किस चीज़ के किस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग किया। मतलब जो मैं बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ मैंने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, साथ ही आप जो देख रहे हो उसमें भी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है। एक तरफ इंग्लिश फॉन्ट में लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन परसीव्स एज सिम्बॉल्स और साइंस डेट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ साइंस और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अरेबिक न्यूमेरल्स, मतलब के या लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट, म्यूज़िकल एंड साइंटिफिक नोटेशंस, जितने भी आपने आसपास देखे होंगे। आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको रोड पर मिल जाएंगे कि किस प्रकार आपको कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, कहाँ ब्रिज है, कहाँ रुकना है ना। तो इस प्रकार से आप जब लिखते हैं तो कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, तो ये सब क्या है, सिंबल्स हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमारे कंटेंट्स हैं। उसके बाद सेमेटिक, मुख्य रूप से शब्दार्थ, हम इसको अगर हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्ट करें शब्दार्थ निकलता है, तो कंसर्न विद वर्बल मीनिंग एंड आइडियाज़, मतलब जो भी आपके आसपास कंटेंट मौजूद है उसका क्या शाब्दिक अर्थ है, क्या उनका मौखिक अर्थ है, क्या उनसे संबंधित विचार निकल कर आ रहे हैं। जैसे हम बात करें एक मटका या एक पानी का घड़ा, तो हम क्या देखेंगे कि जो अर्थन पॉट हम देखते हैं तो उसको हमें लगेगा यार ये ठंडा पानी देगा, इसमें पानी भरा जा सकता है, ये हम गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी उसके बारे में आप साइंटिफिक चीज़ें जानते हो तो आप वो हर चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी। उसके बाद बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन परसीव्स एज एक्ट ऑफ पीपल, मतलब जानकारी को लोगों के कृत्यों के रूप में माना जाता है। मतलब जिस प्रकार से हम, जैसे आपने कोई बहुत घृणित चीज़ देख ली, आपने कोई चीज़ देख ली कि जैसे किसी जानवर का एक्सीडेंट हुआ है, आप उस जानवर की तरफ देखोगे और आपका बिल्कुल एक सेकंड उस पे अपनी निगाहें, अपनी नज़रें थामने का मन नहीं करेगा, आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे ओ सिट, या एकदम से आप वहाँ से अपनी आँखें मतलब हटा के दूर खड़े हो जाओगे। तो ये क्या होगा कि जो भी कंटेंट आपको मिला उसको लेके आपने बिहेवियर क्या दिया। आपने एक छोटे से बच्चे को देखा, बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, आपने दौड़ के जाके उसको गोद में ले लिया, ये क्या हो गया, आपका बिहेवियर हो गया आपके कंटेंट के प्रति। चलिए अब आगे फैक्टर पे आते हैं जो कि प्रोडक्शन की बात है। मतलब आपको जो कंटेंट मिला उससे अब आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, तो इसको भी 6 प्रकार से बांटा गया है। जैसे सबसे पहले यूनिट्स। अब हम इसको कैसे समझें, हम एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। तो यूनिट मतलब हो जाएगा एक बच्चा, किसी भी क्लास का एक बच्चा, मतलब एक सिंगल टर्म ऑफ नॉलेज। जैसे हम जब भी कभी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम जब शब्द वर्ण सीखते हैं, सबसे पहले हम आ ई इस प्रकार से शुरू करते हैं। उसी प्रकार हम समझ लें कि अगर यूनिट है तो एक क्लास का एक बच्चा है। एक्चुअली मैं एक्सप्लेनेशन अलग दूंगा, एग्जाम्पल अलग दे रहा हूँ। एग्जाम्पल का मेरा सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपको ये पूरी चीज़ सीक्वेंस में समझ में आए कि ये यूनिट, क्लास, रिलेशन इस प्रकार से लिखा क्यों है। ठीक है, तो जैसे अब आप चलिए हम वर्णमाला की ही बात करें तो आ जैसे आप देखें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस प्रकार से पूरे वर्गों में बांटा गया है वर्णमाला को। तो कुछ ना कुछ समानता होगी किसी एक प्रकार के जब वर्णों में, तो उसको क्या हो जाएगा, समानता की वजह से, सामान्य विशेषताओं की वजह से साझा करने वाली कक्षाएं बन जाएंगी। जैसे का वर्ग की अलग कक्षा बन जाएगी, चा वर्ग की अलग बन जाएगी, टा वर्ग की अलग बन जाएगी, ता वर्ग की अलग बन जाएगी, इस प्रकार से। फिर इनमें अब बिल्कुल कोई ना कोई रिलेशन होगा ही, तभी तो ये कक्षाएं बनी। तो यूनिट लिंक्ड एज अपोजिट्स और एज एसोसिएशन, सीक्वेंस और एनालॉग्स। मतलब कुल मिला के या तो उनमें कुछ समानता होगी, कुछ विभेद होंगे, कुछ क्रम होगा, है ना। इस प्रकार से हम देखें तो इस वजह से कई सारे जो फैक्टर्स हो सकते हैं रिलेशन इस्टेब्लिश करने के या संबंध स्थापित करने के। तो इकाइयों को विरोधी या संघों, अनुक्रमों या उपक्रमों, मतलब आरोही अवरोही जो भी हम कह सकें, के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया यूनिट, मतलब चाहे आप क्लासरूम के एग्जाम्पल है, मुझे लगता है वर्ण वाला जो वर्णमाला का एग्जाम्पल ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आपने कोई वर्ण सीखा,
फिर आप देखोगे कि वर्णों में के बीच में कुछ समानता है, तो आप उनको वर्ग के रूप में सीखते हो कि का वर्ग के अलग वर्ण हैं, चा वर्ग के अलग हैं, टा वर्ग के अलग हैं, ता वर्ग के अलग हैं, पा वर्ग के अलग हैं। उसी प्रकार इनके बीच में कुछ संबंध होगा, उसके अनुसार आप उनको उस वर्ग में डालोगे या उनको उस वर्ग में नहीं डालोगे। आप का वर्ग के वर्णों को चा वर्ग के वर्णों में नहीं मिक्स करोगे। तो ये समानता समानता सीक्वेंस की ही बात है। चलिए अगला फैक्टर क्या होगा, सिस्टम्स। मतलब एक सिस्टम संरचना बना दी जाती है, संरचना या नेटवर्क को सम्मिलित करने के लिए कई संबंध। मतलब सीधी बात यह है कि आप सिस्टम डेवलप कैसे करोगे कि आपने एक सिस्टम डेवलप किया। कैसे? आपने वर्णमाला डेवलप कर दी, आपने एक सिस्टम देखा कि कुछ कुछ वर्ग बन रहे थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस प्रकार से आपने जब सबको जोड़ के रखा तो आपने एक तंत्र बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। तो उसका क्या है कि आपस में बहुत सारे रिलेशंस होंगे, मल्टीपल रिलेशंस होंगे, इंटर रिलेशंस होंगे और एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क का ये फॉर्मेशन करेंगे। मतलब आप उस पूरी वर्णमाला को अपने शब्दों को प्रयोग करने में, अपनी भाषा को प्रभावी बनाने में उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, रूपांतरण होगा। मतलब जैसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम हिंदी वर्णमाला से नहीं लेते, जबकि वो दूसरी वर्णमाला के शब्द हैं, लेकिन हमने उसको हिंदी में अपना लिया है। जैसे हम टीचर बोलें या बहुत सारे शब्द हैं जैसे कार हो गया, तो ये हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम उसको हिंदी की तरह यूज़ करते हैं। हम सर, आज सर ने ये कहा। मतलब ऐसे आगत शब्द जो हमारी वर्णमाला में, हमारी मतलब पूरे पूरे शब्द भंडार में शामिल हो गए हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे परिवर्तन, दृष्टिकोण, रूपांतरण या ज्ञान के लिए परिवर्तन। मतलब आप डेली लाइफ में बोलोगे आज होमवर्क मिला है, हम ये नहीं कहते, मतलब बहुत कम लोग हैं जो यह बोलते हो गृह कार्य मिला है। तो वो होमवर्क कैसा यूज़ होने लगा है, होमवर्क को हमने इस प्रकार से यूज़ करने लगे अपनी लाइफ में कि वो यूज्ड टू हो गया, बहुत ज़्यादा सामान्य हो गया उसका यूज़ करना। बतौर ये कि आप वर्णमाला, अरे वो गृह कार्य बोलोगे तो कुछ ज़्यादा क्लिष्ट लगेगा, कुछ कठिन लगेगा समझने में। कई सारे बच्चे जो आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो कहो एकदम से उनके दिमाग में अच्छा होमवर्क कहते हैं इसको, इस प्रकार से कुछ प्रतिक्रिया है। उसके बाद इम्प्लीकेशन, मतलब सीधी बात यह है कि आप उसको अब क्या करोगे, अंतर्निहित करोगे, मतलब निहितार्थ करोगे। मतलब जैसे कुल मिला के प्रैक्टिकल यूज़ करना उनका, जैसे भविष्यवाणियों में अलग अलग जो भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, अनुमान लगाने में, परिणामों को जानने में या ज्ञान की प्रत्याशा करने में, मतलब और ज़्यादा आपके अंदर एंटिसिपेशन होगा नॉलेज के प्रति। तो इस प्रकार से जो भी आप जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को समझोगे, उतना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट होंगे वो यूनिट के फॉर्म में होंगे, क्लासेस के फॉर्म में होंगे, रिलेशंस मतलब इकाइयाँ, कक्षाएँ, संबंध, इसके अलावा सिस्टम मतलब तंत्र, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण और इम्प्लीकेशन मतलब निहितार्थ के फॉर्म में इसके जो प्रोडक्ट हैं वो होंगे। चलिए अब जो लास्ट पार्ट है इसका वह क्या है, ऑपरेशंस मतलब क्रियाएं। तो किस प्रकार से, मुख्य रूप से यहाँ पे 6 ऑपरेशन या 6 क्रियाएं बताई गई हैं जो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले कॉग्निशन, मतलब आपने अपने अनुभूति हुई, मतलब आपने अपने संज्ञान में लिया, ठीक है। जानकारी को समझने और समझाने की क्षमता, मतलब आप समझोगे, समझाओगे और उसको अपने अनुसार एनालाइज करोगे, आप उसको जज भी करोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम जब संज्ञान की डेफिनेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके खुद के देखने का नज़रिया, आप उसमें खुद में सही गलत देखते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, और इन सब का जो जितने भी आपके माइंड में एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी नॉलेज को लेके, ये सब के आपके एनवायरनमेंट के प्रभाव के साथ होता है, आपकी मैच्योरिटी के साथ होता है और आपके एक्सपीरियंसेस के साथ होता है। उसके बाद मेमोरी रिकॉर्डिंग, मतलब द एबिलिटी टू इनकोड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके दिमाग में अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी क्रियाएं हो रही हैं, तो अभी तो आपने उसको समझा, अब आप उसको दिमाग में रिकॉर्ड करोगे। मतलब जैसे अगर आपने कोई एक डरावना साइन देखा जो कि हो सकता है कि बिजली जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के पोल्स लगे रहते हैं, वहाँ पे एक स्कल बना रहता है, एक हड्डी बनी रहती है, ऐसे क्रॉस में लगे रहते हैं, तो वो डेंजर का साइन जो होता है, आप उसको अगर नहीं समझते कि ये डेंजर का साइन है, तो हो सकता है आप अचानक से उसको देख के किसी और परसेप्शन में ले जाओ। कहीं हो सकता है कि आपने अगर बिल्कुल पहली बार देखा है और आपने कोई भूत वगैरह की कोई मूवी देखी है छोटे बच्चे ने, तो वो डर जाए, लेकिन इट्स फॉर डेंजर कि आपको वहाँ नहीं जाना है। तो ये क्या हो जाएगा कि आप उसको जैसा समझोगे वैसा आप अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करोगे। फिर मेमोरी में रिटेंशन, मतलब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आएगी फिर उसको रखना। आप
इतना सारा अभी तक लगभग 10-15 मिनट का डिस्कशन हो गया। इस डिस्कशन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ ली होंगी, या हो सकता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन से अच्छा एक्सप्लेनेशन आप दे सको, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप स्किप कर गए होगे, आपको वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। तो मेमोरी रिटेंशन मुख्य रूप से यही है कि आपने जो नॉलेज आपके दिमाग में आया उसको आपने कितनी हद तक अपने दिमाग में धारण करने की आपके अंदर क्षमता है। फिर बात करेंगे डाइवर्जेंट उत्पादन, मतलब डाइवर्जेंट मतलब होता है अपने थोड़ा सा विभेद या क्या बोलेंगे उसको, डाइवर्ट करना बोलते हैं ना हम, कि उसका रास्ता चेंज कर देना। तो द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मतलब आपने देखा कि 1 + 2 = 3 होते हैं, तो अब आप 2 + 1 भी करोगे तो भी = 3 ही होगा। मतलब जो आपका रेसिप्रोसिटी है, आपका एक से ज़्यादा रास्ते निकालने का जो नज़रिया है, मतलब जितना ज़्यादा आपका मस्तिष्क विस्तार करता जाएगा उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस या उतनी ज़्यादा समस्या समाधान की आपके अंदर क्षमताएं उत्पन्न होती जाएंगी, आपकी रचनात्मकता क्रिएटिविटी उत्पन्न होती जाएगी। उसके बाद कन्वर्जेंट, मतलब ये क्या था कि एक बिंदु से आपको बहुत सारे डायरेक्शन तक जाना था और आपको बहुत सारे डायरेक्शन से एक बिंदु तक आना है। इसको हम कहते हैं सम्मिलित उत्पादन, किसी समस्या के एकल समाधान को छांटने की क्षमता, नियम पलायन या समस्या समाधान। देखिए इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपके घर में बहुत सारे लोग हैं और सबकी अलग अलग नीड्स हैं। कोई चाहता है कि बाहर का खाना खाएंगे आज, कोई चाहता है कि घर का खाना खाएंगे। तो कुछ ऐसा बना लो या कुछ ऐसा मंगा लो कि जो व्यक्ति घर का खाना चाहता है वो उसको घर के खाने वाला स्वाद भी रह जाए। मान लो कोई खाना चाहता है दाल चावल और कोई खाना चाहता है कि चलिए बाहर चल के हम शाही पनीर खाएंगे। तो ऐसा करिए ना कि शाही पनीर और दाल चावल दोनों मंगा लीजिए, या फिर शाही पनीर बाहर से मंगा लीजिए और दाल चावल घर पे बना लीजिए। ये क्या हो गया कि आपने पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए एक कन्वर्जेंट सोल्यूशन निकाल दिया। आपने एकल समाधान की तरफ काम किया। आपने ऐसा नहीं कि जितने लोगों को बाहर जाके खाना था उनको बाहर भेज दिया। ठीक है, यू ऑल आर ईटिंग टुगेदर एट द सेम टेबल एट द सेम टाइम, बट आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसका आपने ध्यान रखा। उसके बाद आएगा मूल्यांकन, द एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड वैलिड। मतलब अब जब आपका दिमाग अच्छे से विकसित हो जाएगा, और विकसित नहीं भी कहेंगे, मतलब आपके अपने अपने स्तर पे, अपनी अपनी आयु के स्तर पे, तो जानकारी सही है, सुसंगत है, मतलब एक दूसरे से कंसिस्टेंट है, संबंध रखती है, या मान्य है या अमान्य है। इन सब चीज़ों के ऊपर भी आप फिर विचार करना सीख जाते हैं। मतलब अगर आपने डिसीजन लिया, वही घर वाला एग्जांपल लें, खाना खाने वाला, तो आप सोचोगे यार कि ये ऑप्शन सही रहेगा क्या? जो लोग बाहर खाना चाहते थे उनको घर बैठ के वो चीज़ खाने में मज़ा आएगी? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस उसके अनुसार आप अपने परिस्थितियों के अनुसार आप उनके एनालिसिस करने लगोगे, और ये सब आंकने मांकने की क्षमताएं जो हैं, किसी चीज़ को आंकने की क्षमता, किसी चीज़ को एवेल्युएट करने की क्षमता, वही मैं बोल दिया इंग्लिश हिंदी में, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगेंगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो गुलफील्ड का ये मॉडल है, ये 3 डायमेंशनल मॉडल, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चाहे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, तो इसको आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अगले मॉडल पे जंप करते हैं। ये है वर्नोन का हायरार्किकल मॉडल। इनने कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जी फैक्टर की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था। इनको लगता था कि हर चीज़ एक हायरार्किकल फैशन में होती है। तो फिलिप वर्नोन सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड स्किल्स अरेंज हायरार्किकली। मतलब हर चीज़ जो आपके गुण हैं और जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी दक्षताएं हैं, ठीक है, वो कौशल वगैरह सब एक हायरार्किकल ऑर्डर में, एक पदानुक्रम में चलते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर एट द टॉप, कंपोज्ड ऑफ 2 स्किल्स, वर्बल एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल मैकेनिकल। मतलब वर्बल एकेडमिक मौखिक और शैक्षणिक, और दूसरा व्यवहारिक और यांत्रिक। तो ये इन्होंने कहा कि जो कॉग्निटिव है, जो संज्ञानात्मक है, व्यक्ति का संज्ञान ही सब कुछ है। मतलब आप जो मेरी बात यहाँ समझ रहे हैं, हो सकता है मेरा एग्जाम्पल आपको एग्जैक्टली वैसे ही समझ में आ रहा हो जैसा मैं समझाना चाहता हूँ, और हो सकता है आपके दिमाग में उसका कुछ और एनालिसिस चल रहा हो सकता है आप मेरे शब्दों के साथ, मेरे एग्जाम्पल्स के साथ कोरिलेट करके सेटिस्फाइड हो सकता है कि आप कहीं कहीं लगता हो कि सर ने ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं ऐसे दिया होता, और मे बी कि आपको वो टॉपिक ही समझ में ना आए उस एग्जाम्पल के साथ। तो ये क्या है? आपका संज्ञान है, जो आपको किसी चीज़ को परसीव करने में, कि किस तरीके से आप उसको परसीव कर रहे हो, वो आपको समझाता है। आपकी खुद की कल्पना शक्ति है, खुद का आपका एनालिसिस है, खुद का एवेल्युएशन है, ठीक है। ईच कैन बी सब डिवाइडेड, जितने भी इनने बताए कि कोई भी
स्टेप ये बता रहे हैं कि जो हायरार्किकल ऑर्डर में है, जो पदानुक्रम में है, तो प्रत्येक को उपविभाजनों में बांटा जा सकता है। जैसे मौखिक अकादमिक की बात कर रहे थे, मतलब हम जो वर्बल एकेडमिक की बात कर रहे थे, तो इसको हम बांट सकते हैं वोकैबुलरी में, फ्लुएंसी में, कि मैं कितने फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए शब्द ना मिलने, कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है, और मुझे शब्द मिल जाए तो मेरा जो धारा प्रवाह है बोलने का, ये इतना इफेक्टिव ना हो कि आप तक बात ना पहुँचे। कई बार आप देखना कि लोग बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना धीरे बोलते हैं या इतना मतलब इतना डिसकंटिन्यूटी रखते हैं, सॉरी, कि वह चीज़ उतनी इफेक्टिव रह नहीं जाती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टैमर कर गया, मुझे एक ही शब्द बोलना था, मैंने 3 बार में बोला। हो सकता कि यहाँ पे आप इतनी देर से मुझे फ्लो में देख रहे थे और यहाँ पे आपको लगे यार सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो ये चीज़ें होती हैं पूरे प्रोसेस में। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि एक जी फैक्टर होगा दिमाग के अंदर, कोई जो इंटेलिजेंस फैक्टर की बात हम करते हैं, उसके बाद कुछ मेजर ग्रो फैक्टर्स होंगे, मतलब आपके इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी, कि जैसे आप खेलने में भी मन लगाते हैं, पढ़ने में भी मन लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें रिफाइंड होती जाएंगी। फिर माइनर ग्रो फैक्टर्स निकल के आएंगे, फिर एक स्पेसिफिक फैक्टर तक आप पहुंच जाओगे, आपके अंदर एक स्पेसिफिक जो कारक होगा कुछ करने का, वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब जिस प्रकार ये यहाँ पे आम आपको दिख रहा है स्पेसिफिक फैक्टर में, तो यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांचेस के बीच में से एक आम निकला है, बहुत सारी ब्रांचेस एक तने में आई हैं, बहुत सारे मतलब तना पूरा एक ऐसे जड़ों से फैलते हुए ज़मीन में अपने आप को स्थापित करके हुए बैठा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको हमें समझना आवश्यक होता है, कि मतलब आप इसको एक हायरार्किकल ऑर्डर में देखेंगे कि हर स्तर पे आपको एक क्लासिफिकेशन मिलेगा। चलिए अब बात करें हम स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किकल थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वाज कंसर्न्ड विथ हाउ इंटेलिजेंस इज यूज्ड। सीधा सीधा अब सभी तो इंटेलिजेंस समझा रहे थे कि ऐसे इंटेलिजेंस होती है, वैसे इंटेलिजेंस होती है, इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनने ये दिमाग लगाया कि इंटेलिजेंस को, बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाता है, और मुख्य रूप से बुद्धि का उपयोग कब करेंगे हम। मतलब ज्ञान और बुद्धि दो चीज़ें अलग हैं। हमें किसी चीज़ का ज्ञान है और हम उसमें बुद्धि लगा पा रहे हैं, मतलब वी हैव नॉलेज एंड वी हैव इंटेलिजेंस। आपको पता है कि जो हमारा टेबल सॉल्ट है उसका फार्मूला, मतलब जो हमारा घर में यूज़ करने वाला नमक है, उसका फार्मूला NaCl है। लेकिन अब आप बुद्धि कैसे लगाओगे कि NaCl बनना कैसे है, मतलब वो तो आपकी एक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस होगी ना, कि आपको ज्ञान है कि NaCl ऐसा बन सकता है, तो आप उसको बना के देखोगे, आप उसको बुद्धि लगाओगे, कहाँ उसका प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, जैसे चूने का प्रयोग करते हैं, तो उसकी भी अलग एसिडिक बेसिक नेचर की अनुसार हम बहुत सारी चीज़ों का घर में प्रयोग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ठंडक पहुंचाने के लिए कहीं जल जाएं तो जो टूथपेस्ट है उसको हाथ में लगा लेते हैं, कई लोग आटा लगा लेते हैं। होम रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास ज्ञान है और आपने बुद्धि का प्रयोग किया, तो कुल मिलाकर द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इंटेलेक्ट, द राइट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इंटेलेक्ट। चलिए तो बात करें तो इनने मुख्य रूप से समस्या समाधान में ही आपके ज्ञान का उपयोग होगा, नहीं तो ज्ञान तो रखा रहेगा ना, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम मतलब सिचुएशन, मतलब प्रॉब्लम नहीं कि आप एकदम ट्रबल में हो और आपसे बिल्कुल जीने मरने की समस्या हो गई। तो इट्स अ सिचुएशन कि जहाँ आपको अपने नॉलेज का यूज़ करना है। तो एनालिटिकल कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक घटक, यहाँ खुफिया लग गया, वहाँ बुद्धिमत्ता है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक जो आप मतलब तो प्रयोगात्मक बुद्धिमत्ता, उसके बाद प्रैक्टिकल व्यवहारिक और प्रासंगिक बुद्धिमत्ता। चलिए एक एक बुद्धिमत्ता को समझते हैं। सबसे पहले विश्लेषणात्मक घटक बुद्धिमत्ता, जिसमें हम ज्ञान के लिए आवश्यक घटक शामिल हैं। मतलब सीधी बात यही है कि आपको जो नॉलेज है उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स आवश्यक हैं, कौन कौन से घटक आवश्यक हैं, उनकी हम बात करेंगे। और विश्लेषण मतलब हर चीज़ का एक विश्लेषण होता है। जैसे बारिश हुई तो इट्स नॉट ओनली कि बारिश हुई, बारिश क्यों हुई, उसका विश्लेषण यही है कि कहीं निम्न दाब क्षेत्र बना, कहीं उच्च दाब क्षेत्र बना, और जो एवापोरेशन हुआ या जो वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में या मौजूद थी उनका कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, बारिश हुई। तो ये अपना विश्लेषण किया कि मौसम बेमौसम बारिश क्यों हुई, तो उसका एक विश्लेषण हो गया। मतलब आप जब उस नॉलेज के साथ उस रीज़न की खोज में निकलते हो और उस रीज़न के साथ उस घटना को जोड़ के देखते हो, तो हम कह सकते हैं कि वह विश्लेषण हो गया। तो इसमें क्या होगा विश्लेषणात्मक वाले में कि हम समस्या सुलझाने की रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी हम योजनाएं बनाएंगे, कौन कौन सी नीतियां बनाएंगे। जैसे यही कि अगर अचानक से जैसे बारिश का मौसम आने वाला होता है,
तो कई बार आपने देखा कि आप जो भी घर के बारिश के पहले वाले काम हैं, अगर आपके घरों में जो कई जगह अगर विलेज सोसाइटीज़ में देखें तो लोग बाहर के पापड़ वगैरह खाना प्रेफर नहीं करते, तो आपने देखा होगा दादी नानी वगैरह घर में पापड़ वगैरह का काम लगा देती हैं कि चलिए गर्मियों में फटाफट पापड़ बन के सूख जाएंगे और हम साल भर या कम से कम ठंड आने तक इनका यूज़ करते रहेंगे। या और देखें तो जैसे कहीं मरम्मत होनी है मकान की तो वो कर दी जाती है ताकि बारिश के समय परेशानियां ना आए। तो मतलब समस्या सुलझाने की मतलब हमने योजना भी बना ली और तकनीकों का उपयोग भी कर लिया। एक रणनीति का चयन करने और सफलता की दिशा में प्रगति की निगरानी करने के लिए जो ये है मेटा कॉग्निटिव घटकों का उपयोग करना। मतलब कॉग्निटिव और मेटा कॉग्निटिव ये हम जब वो पढ़ेंगे चरण मतलब ये लेवल्स पढ़ेंगे कॉग्निटिव के, तो हम उसमें इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के कॉग्निटिव का ही ये एक पार्ट होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। मतलब हमारी जो एक बुद्धि कह सकते हैं हम, एग्जैक्टली मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, किसी को पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो उसका प्रयोग करना कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे विश्लेषणात्मक और कॉम्पोनेंटियल जो भी घटक हैं उनके माध्यम से अपनी बुद्धिमानी कहाँ दिखाएंगे। चलिए, तो दूसरा हो जाएगा फिर क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल मतलब रचनात्मक प्रयोगिक बुद्धिमत्ता। यहाँ पे दो परिस्थितियाँ परिलक्षित होती हैं, ठीक है। क्रिएटिवली डीलिंग विद न्यू सिचुएशंस मतलब जो नई परिस्थितियाँ आपके सामने आई हैं उनको आप कितने रचनात्मक तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है। जैसे अचानक से बारिश हो जाए, आप तुरंत शेल्टर ढूंढते हो। मतलब आपको पता नहीं था, धूप निकली थी और तुरंत बारिश हुई, आपने तुरंत शेल्टर ढूंढा, तुरंत आपने आश्रय ढूंढा कि जहाँ आपको पानी नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कई और सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि यही जो मैंने अभी आटा वो जलने के बाद कहीं जलन हो रही है तो आप उसमें होम रेमेडीज़ की तरह पे टूथपेस्ट या आटा लगा लेते हैं। ये सब क्या है, क्रिएटिव डीलिंग विद न्यू सिचुएशन। मतलब क्रिएटिविटी आप कहाँ रचनात्मकता दिखा सकते हो। उसके बाद कंबाइनिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन इंसाइटफुल वे टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। अब बहुत सारी समस्याओं कि जो आपने एप्लीकेशंस किए थे अलग अलग अनुभवों को यहाँ जोड़ोगे और एक नए तरीके की समस्या का समाधान करने का प्रयास करोगे। तो हम कई बार वो नहीं कहते कि इंडिया के लोग बड़े जुगाड़ू हैं। आप देखो कि कई लोग साइकिल वगैरह मतलब साइकिल की पैडलिंग से उस प्रकार की मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि वॉशिंग मशीन बना लेते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो कोरोना चल रहा है तो कई सारे लोगों ने सैनिटाइज़र मशीन्स वगैरह बना डाली कि पूरे व्यक्ति को सैनिटाइज़ कर दें वो। तो ये सब क्या है कि आपने जो चीज़ों का अलग अलग जगह प्रयोग हो रहा था आपने उन सबको एक जगह इंटीग्रेट किया और एक नई समस्या का समाधान कर दिया। तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स और भी देख सकते हो अपने घर में भी। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं। ये दो बड़ी चीज़ें थी जो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, तो मुझे लगा कि आपको इनकी जानकारी होगी। चलिए आगे बात करें हम प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब व्यवहारिक प्रासंगिक बुद्धिमत्ता। मतलब यह दिन प्रतिदिन के मामलों को परिलक्षित करता है। मतलब जो भी हम आमने सामने देखते हैं, हम अगर देखें कि कोई जानवर एकदम से आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, आप साइड हो जाओगे। अब ये आपसे कोई आके नहीं कहेगा कि भैया वो आपको टक्कर मार देगा। या आप जब रोड पे निकलते हो और आप देख रहे हो कि काफ़ी ट्रैफिक है तो आप प्रॉपर अपने जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका फॉलो करोगे, स्पीड का ध्यान रखोगे, टर्न होते समय गाड़ी धीमी कर लोगे। तो ये सब क्या है कि दिन प्रतिदिन के मामलों में जो भी मतलब स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि आप अगर तेज़ बाइक टर्न कर दोगे तो आप स्लिप हो सकते हो, गिर सकते हो। तो ये सब क्या है आपके व्यवहार के साथ आपके अंदर बुद्धिमत्ताएँ आती जाती हैं। तो ये तो था जो आज हमने डिस्कस किया स्टर्नबर्ग के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक थ्योरी अच्छे समझ में आई होगी। और जो भी समझ में ना आया हो और आप रिवाइंड करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन नहीं था और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो बने रहिए नॉलेज ग्रुप के साथ और बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।